हेलो एंड आई वेलकम यू टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन न्यू एनएमसी गाइडलाइंस। ये जो डॉक्यूमेंट है आप एनएमसी की गाइडलाइंस एनएमसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनएमसी की गाइडलाइंस को मानती हैं, या इससे भी आगे चल के हम अगर ये बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए जो एनएमसी के अकॉर्डिंग सारी गाइडलाइंस को मानने वाली एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल एजुकेशन। तो देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये डॉक्यूमेंट आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं एनएमसी की वेबसाइट से। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर काफ़ी क्लियर तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि एनएमसी का सर्कुलर पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो गैजेट आया हुआ था, जो गैजेट आते हैं भारत सरकार के होते हैं या फिर जो भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें लैंग्वेज काफ़ी एक तरह से ज्यूरिडिक्शन वाली लैंग्वेज होती है, लॉ वाली लैंग्वेज होती है, तो समझ में कम आती है और बहुत से लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन और बहुत सारी ऐसे टर्म्स लिखे होते हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कई बार वीडियो में बहुत आसान शब्दों में स्टूडेंट्स को इसको समझाने की कोशिश की है कि ये गाइडलाइंस एक्चुअल में कहती क्या है। देखिए, इसमें उन्होंने जो निकाला है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, आप समझते होंगे कि हु इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो जो अगर आप अब्रॉड से एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, मेडिकल की एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो गए अगर वहाँ से डिग्री लेके आते हैं। और ये रेगुलेशन कब आई तो सबको पता है कि 18 नवंबर 2021 के दिन आई थी। फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि किस किस को एनएमसी की गाइडलाइंस से छूट मिली हुई है। तो अगर आपने एमडी विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया, जो एमडी प्रोग्राम होता है, जैसे कजाकिस्तान का एमडी प्रोग्राम है, एमडी फिजिशियन का प्रोग्राम किर्गिस्तान का है, रशिया का है, या इवन आप और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं तो एमडी की डिग्री देते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। तो अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है 18 नवंबर 2021 से पहले, केस नंबर 1, या फिर आपकी डिग्री ही पूरी हो गई हो 18 नवंबर 2021 से पहले, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये रेगुलेशन नहीं होंगी। थर्ड जो सी पॉइंट उनका कहता है 1.C, इसमें लिखा है कि ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट जिनको किसी स्पेशल कंडीशन के तहत या तो एनएमसी ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हो, वो लोग भी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। अब देखिए, किसको किसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, कब कब किया गया है, क्या पहले भी किया गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। जिस समय क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था, रशिया ने उसको अपने में मिला लिया, तो उस समय क्रीमिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उन्होंने एक्चुअली यूक्रेन में एडमिशन लिया था 2013 में या 12 में या 11 में, जब भी लिया होगा। वो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे थे 2014 में, उस सिचुएशन में जब वो डिस्प्यूटेड एरिया बन गया तो उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र अलाउ किए गए, और उस साल ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होते थे। उस समय भी एक ही यूनिवर्सिटी से आपको पूरे 6 साल की डिग्री लेनी थी, उस समय भी एग्जेम्प्ट किया गया। तो अगर कभी स्पेशल कंडीशन होती है, नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, या फिर वॉर सिचुएशन होती है, या कुछ भी अलग, जैसे कि अब कोविड के समय की बात है, तो इसमें इस तरह की सिचुएशन में एग्जेम्प्ट किया जाता है। ये सरकार के या एनएमसी के विवेकाधिकार पर आने वाला मामला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में एडमिशन ले चुके हैं 18 नवंबर 2021 के बाद, उनके लिए भी ये नियम आ सकता है कि वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र लेकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। संसद में हमारे माननीय जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में बोला भी था कि वो कोशिश कर रहे हैं। 4 कंट्रीज़ के उन्होंने नाम लिए थे, जिसमें एक कजाकिस्तान था, दूसरा हंगरी था, तीसरा पोलैंड था, कि इन कंट्रीज़ में वो कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स अलग होके अभी इंडिया वापस आ गए हैं, वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए वो वहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। एनीवे, हम उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री। कोर्स कितने समय का होना चाहिए? तो कम से कम 54 महीने का, 54 मंथ्स का ये प्रोग्राम होना चाहिए। अब 54 मंथ्स में ऐसा मत समझ लेना कि इंटर्नशिप भी उसमें इंक्लूडेड है। 54 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 4.5 ईयर। तो 4.5 साल का आपका प्रोग्राम होना चाहिए। यही इंडिया में भी होता है, तो इन्होंने लगभग उस चीज़ को माना है कि 4.5 साल का तो प्रोग्राम होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद में इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश के अलावा अगर आप किसी और लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि
इंडिया के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेडिसिन के नाम सभी इंग्लिश में ही होंगे, आपको जो टेस्ट लिखना है वो भी इंग्लिश में होगा। तो एक तरह से मेडिकल प्रैक्टिशनर की भाषा इंडिया के अंदर इंग्लिश है। आम बोलचाल की भाषा आप रीजनल लैंग्वेज को मान सकते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु कुछ भी हो सकती है, बट जो पेपर पे लिखते हैं वो अधिकतर 99% तक डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो ये यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में ही आप एडमिशन लें। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो देखिए बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं उसके इन्होंने नाम बताए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, इसके अलावा पेडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि होते ही हैं। अगर आप MBBS या MD करने के लिए जाते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बिल्कुल किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये पॉइंट उतना ज़्यादा आपको चिंता करने का कोई मौका नहीं देता। फिर हम बात करते हैं कि डू FMG नीड टू अपीयर नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो बिल्कुल, अगर आपको इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठना, मतलब लाइसेंस लेना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम, इसमें आपको बैठना ही पड़ेगा। फिर सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग सवाल है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को पूछते हैं, और अभी आप देख लीजिएगा कि इसको एक्सप्लेन करने के बावजूद भी कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि डू FMG नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द कंट्री विच अवॉर्ड देम डिग्री। तो क्या वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए? इसमें देखिए क्या कहते हैं, यस, हाँ, रजिस्टर्ड होना चाहिए। FMG नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ये ज़रूरी है। दूसरा क्या है, या फिर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो कम से कम आप एलिजिबल होना चाहिए कि आप अगर कल को वहाँ पर जाके रजिस्टर्ड करवा के वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हों। अब ये तो ये इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आपकी इच्छा है आप रजिस्टर करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो कम से कम अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकें, ऐसी स्थिति में ज़रूर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये पॉइंट लिखा गया है? बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ उनके लोकल स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते। अब होता क्या है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पर स्टडी करने लगते हैं, कोई एजेंट भेज देता है या जो भी होते हैं, 50 चीज़ें होती हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो ऐसी जगह जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं और जो उस देश की मेडिकल बॉडी से ही रिकॉग्नाइज नहीं है। अब जैसे कि इंडिया के अंदर अगर कोई मेडिकल कॉलेज है और वो NMC से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सोचिए कि क्या उसमें आपको स्टडी करनी चाहिए? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि नहीं, हमें स्टडी वहाँ से नहीं करनी चाहिए। तो फिर किसी फॉरेनर को उस यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो यही चीज़ है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर आप अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं जो कि वहाँ की मेडिकल काउंसिल से ही अप्रूव्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि आप किसी गलत मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और भारत की सरकार और NMC ये चाहती है कि आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जो वहाँ की रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है, लेकिन आप लाइसेंस के काबिल होने चाहिए। तो इस चीज़ को समझने में अंतर है। तो अब ये चीज़ें हो गई, 10 साल के अंदर आपको कोर्स करना है, जाहिर सी बात है 6 साल का कोर्स होता है, 4 साल का मौका और दिया है कि उसमें होना चाहिए। और इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप आपकी अलग होनी चाहिए 54 मंथ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 54 मंथ्स में ही 12 मंथ की इंटर्नशिप है, तो वो नहीं चलेगा। 54 मंथ प्लस 12 मंथ, तो इस तरह से आपका 5.5 साल का तो कोर्स होना ही होना चाहिए। तो ये तो समझने वाली बात हो गई, यहाँ पर बहुत आसान है। ये नियम क्यों आए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आए। क्या ये इंटर्नशिप वाली बात है? बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं अब तो 2 बार इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और हम लोग उनको बताते हैं कि अभी कुछ भी नहीं बदला है। आप ऐसे समझिए कि आप रशिया में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, या फिर चाइना में जाते हैं, या किसी और कंट्री में। मैं जो मेजर कंट्रीज हैं उनका नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रशिया में जाते हैं तो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है विच इंक्लूड्स 12 मंथ ऑफ ऑब्लिगेटरी इंटर्नशिप। ये लेटर पर लिख कर आता है, ये मैंने कई बार वीडियोज़ में दिखाया भी।
तो ये रशिया में जो 12 मंथ का प्रोग्राम है वो इंक्लूड है आपके 6 ईयर के प्रोग्राम में। तो 6 साल आप रशिया में करेंगे और इंडिया में आने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये नियम तो पहले से ही था। अब आप चाइना का भी केस देख लीजिए, चाइना में 5 ईयर का प्रोग्राम होता है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। तो ये तो पहले से ही था और जब से नेक्स्ट एग्जाम लागू हुआ है तब से इंडिया में आके 1 साल की प्रैक्टिस तो करनी है, जो इंटर्नशिप बोलते हैं। तो फिर इस तरह से कुछ भी स्थिति में चेंज नहीं आया है। हाँ, चेंज कहाँ पर आया है, जो छोटी छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, जैसे अर्मेनिया की सेंट टेरेसा यूनिवर्सिटी थी, किर्गिस्तान में एबीसी यूनिवर्सिटी और ऐसी तमाम कॉलेज किर्गिस्तान के अंदर खुले हुए थे। इन यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता को एक तरह से रद्द माना जाएगा एनएमसी की इस नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि आप एडमिशन नहीं ले सकते ऐसी जगह पर। तो अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है और वो यूनिवर्सिटी उस देश की मेडिकल काउंसिल या फिर जो रेस्पेक्टिव बॉडी होगी मेडिकल रेगुलेशन की, उससे अगर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, देन आपकी एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलीपींस पे फर्क जरूर पड़ा है क्योंकि बीएस कोर्स को काउंट नहीं करते हैं और उसके बाद में जो प्रोग्राम रहता है वो 4 साल का हो जाता है, तो जो 54 महीने नहीं होता है 54 मंथ्स का, तो फिलीपींस में दिक्कत आती है। अब हम कंट्री वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो डिग्री मिलती है उस पर लिखा रहता है कि आप बांग्लादेश के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब इस पर एनएमसी क्लैरिफिकेशन देगी, जब तक नहीं दे रही है तब तक आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश के अंदर एडमिशन लेना आपके लिए अभी के लिए ठीक नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। सेकंड, फिलीपींस में तो एक अलग से ही ये जो आप कह सकते हैं एनएमसी की गैजेट आने के बाद एकदम क्लियर हो गया है कि 54 मंथ्स का प्रोग्राम नहीं होगा और फिलीपींस के बारे में अलग से बताया है कि फिलीपींस को कोई रियायत नहीं मिलेगी। केवल वही स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस प्रोग्राम पास करके एमडी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है 18 नवंबर 2021 से पहले, केवल उनका ही वैलिड चलेगा, अदरवाइज सबके इनवैलिड हो गए हैं। तो एक तो ये चीज़ है। तो फिलीपींस के लिए अभी के लिए फिलीपींस को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। हाँ, अब जहाँ जहाँ लाइसेंस मिलते हैं, हम कुछ बड़ी कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो रशिया, बिल्कुल लाइसेंस आपको मिलता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, चाइना में भी करते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे या इंडियन डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जिन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में स्टडी करी और आज के समय में वहीं पर या तो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ पर लाइसेंस मिलता है। प्रोसेस केवल एचएस के एग्जाम को पास करना होता है, बाकी डिग्री वगैरह आपकी वैलिड है। रशिया के अंदर भी लाइसेंस मिलता है, आप कम्पिटेंट हैं। चाइना के अंदर आप कम्पिटेंट हैं। कजाकिस्तान के अंदर आप कम्पिटेंट हैं। और भी बहुत सारी, जो जॉर्जिया के अंदर आप कम्पिटेंट हैं। तो इस तरह की कंट्रीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेफर साइड में एडमिशन लेने के लिए कंट्री अगर अभी के समय कोई है तो वो रशिया है। रीजन क्या है? रशिया में सारी कंडीशन एनएमसी की जो है वो फुलफिल होती हैं। आप वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर अगर देखते हैं कि 54 मंथ्स का प्रोग्राम होना चाहिए तो वो भी है। 1 साल की इंटर्नशिप भी उसमें इंक्लूड होती है। तो सारी कंडीशन को फुलफिल करने वाली यूनिवर्सिटीज़ है। अब रशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल है। तो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज का पता कैसे लगाएंगे? देखिए, अधिकतर स्टेट यूनिवर्सिटीज बाइलिंगुअल होती हैं, कुछ को छोड़कर, जिसमें वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन अधिकतर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बाइलिंगुअल ऑफर करती हैं प्रोग्राम को। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से होता है। और सारी फेडरल यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम होती हैं। तो अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है हालांकि वो, बट वो फेडरल लेवल की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप जा रहे हैं, देन आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में होगा। तो आप रशिया के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सारी कंडीशन को फुलफिल करने वाली सबसे सेफर इस समय चॉइस वही रहेगी। दूसरा कि अगर आपको कम बजट में रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और एनएमसी की गाइडलाइंस को चूंकि रशियन यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं, देन आपके लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑफशोर कैंपस है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी है। ये एक्चुअल रशिया से गवर्न होती है, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पर कॉपरेट करती है और ये यूनिवर्सिटी बिस्केक में है। तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, डिग्री आपको रशिया से मिलेगी। सारा एग्जाम का पैटर्न, सारा सिलेबस, सब कुछ रशिया से ही होता है, बिल्कुल रशियन यूनिवर्सिटी जैसा होगा, बट वो बिस्केक के अंदर है जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो अगर आप
इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाएगा। 22 लाख रुपए में आपका कंप्लीट ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मैस में खाना, आपका वीजा एक्सटेंशन, बुक्स, लाइब्रेरी, सारा खर्चा मिलाकर आपका 22 लाख रुपए का खर्चा होना है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है, तो ये इस समय टॉप चॉइस है। इसके अलावा आप जॉर्जियन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है वो आपकी। एडमिशन प्रोसेस उसका थोड़ा सा लंबा होता है, तो अगर आप नीट क्वालिफाइड ऑलरेडी हैं, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो सितंबर बैच के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक्चुअली 90 डेज का टाइम लगता है वीज़ा अप्रूवल में, वीज़ा लेटर अप्रूवल में, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। यूरोपियन कंट्री है, बहुत अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। बट इस समय सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं रशियन यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज़ एकदम से टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि एडमिशन लेटर पे सारी कंडीशन लिख के दे देते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम है, इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, सब कुछ है उसमें। और फेडरल यूनिवर्सिटी है तो वैसे भी सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। तो रशिया की फेडरल यूनिवर्सिटी सबसे तेज़ी से फुल हो रही हैं। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी आप MBBS डायरेक्ट की एडमिशन सपोर्ट लाइन पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, जो कि सबसे मैंने जो ये सर्कुलर आपको बताया जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, ये NMC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। इसमें आप देख लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको लाइसेंस लेके आना है, उसमें लिखा है सिंपल कि अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप लाइसेंस लेने के काबिल तो कम से कम होना ही चाहिए। तो आप लाइसेंस के काबिल बन जाइए, एडमिशन ले लीजिए वहाँ पर, तो वो तो आपका ऑलरेडी फुलफिलिंग कंडीशन होती है। 54 मंथ्स का प्रोग्राम, ये सब तो देखिए मैं आपको बोलूँ कि 90% स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या जो ये सरकारी दस्तावेज आते हैं, जो राजपत्र आते हैं, जो गैजेट बोलते हैं इनको नहीं पढ़ना पसंद करते, क्योंकि भाषा ही ऐसी होती है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उनको कोई समझा दे तो उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं बार बार इस तरह की चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। आप इसको पॉजिटिव वे में देखिए, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। अगर FMG, अगर ये NMC ये चाहती कि आप अब्रॉड में कहीं एडमिशन ना लें, इंडिया से ही MBBS करें, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करें, जहाँ से मर्जी है वहाँ से करें, ये जो अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो उनको सिंपल सी एक लाइन लिखनी थी कि आप इंडिया के बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं जा सकते, फुल स्टॉप, खत्म। उसमें ये सब बताने की ज़रूरत ही क्या थी। ये केवल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया, और आप अच्छी यूनिवर्सिटी को वैसे भी चुनना पसंद करते तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एडमिशन लीजिए बेफिक्र हो के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। NMC की गाइडलाइंस आपके बेहतरी के लिए ही काम करेंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप एडमिशन सपोर्ट लाइन पर सीधे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।